अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अपने साथ एक गेस्ट स्पीकर को लेके आई हूँ जो कि डेंटिस्ट हैं कराची पाकिस्तान में। उनका नाम है डॉक्टर सैयद अरीबुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैडम कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर अरीब, पहले तो थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करा दें। मेरा चैनल जो है वो आपको पता है कि ये बच्चों के लिए है और पेरेंट्स के लिए है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करा दें और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ के बच्चों की जो हमारा ओरल हाइजीन है, बच्चों की भी और एडल्ट्स की भी। जी। आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नाम डॉक्टर सैयद अरीब है। आई बिलोंग टू कराची पाकिस्तान एंड मैं मेडी केयर हॉस्पिटल विच इज लोकेटेड इन कराची में उधर एक कंसल्टेंट डेंटिस्ट हूँ। मैं मेरा बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी में, उसके बाद मेरा मास्टर्स है प्रोडोंटिक्स में। प्रोस्टोडोंटिक्स इज द फील्ड व्हिच इन व्हिच वी डील विद ऑल द प्रोस्थेसिस रिलेटेड टू द टीथ। मैं MCPS program में enrolled हूँ family dentistry के, and I hold a certification, a diploma certification in dental implantology. It's been 8 years that I graduated. After my house job, I began working as a dentist, as a general dentist in the clinics, and now so far I'm a consultant practitioner. So it's been a journey of 6 to 7 years of constant practice, जिसमें हम मुख्तलिफ एज देखते रहे हैं, देखते रहते हैं। And I'm very lucky to have come across with you, to have met you. और मैं इस अपॉर्चुनिटी को मेरे लिए इज्जत का बायस समझता हूँ, और इस बात को बहुत इज्जत का बायस समझता हूँ कि जी आपने मुझे इसके लिए, इस पर्पस के लिए चूज किया। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप इन मोटिव्स पे वीडियोस बनाती हैं, जिन मोटिव्स के साथ वीडियोस बनाती हैं और जो कॉन्टेंट है। So I wish you all the best in your all your endeavors that are to come in this one as well as in the future. और मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जी आप इन किस्म के टॉपिक्स लेके आती रहती हैं और लेके आई हैं। सो आई होप के हम आगे भी इस तरह करते रहें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये एपिसोड बहुत अच्छी रहे। इंशाल्लाह जी। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपसे पहला क्वेश्चन अपना ये करती हूँ कि हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं, तो आप बच्चों को ये बताएं कि डेंटिस्ट क्या होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो शायद ये ना पता हो, पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चों को, और ये कि डेंटिस्ट काम क्या करता है। जैसे कि हर पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का एक पर्टिकुलर डेंटिस्ट होता है, या चले आई एम सॉरी पर्टिकुलर डॉक्टर होता है, या चले टू मेक इट इजी, एक गाड़ी जब खराब हो जाती है तो एक मैकेनिक के पास जाया जाता है, जब बाल बड़े हो जाते हैं तो बार्बर के पास जाया जाता है, हम्म, जब टीवी खराब हो जाता है तो टीवी सही कराने वाले एक अलग आदमी होता है, हम्म, घर में AC खराब हो जाए तो एक अलग आदमी होता है, पढ़ाई के लिए टीचर होता है, घर में पढ़ाने के लिए जो आने वाला होता है वो ट्यूटर होता है, कुरान पढ़ाने के लिए कारी साहब होता है। तो जैसे हर एक फील्ड का एक अलग आदमी होता है, हम्म। उसी तरह दांतों के लिए पर्टिकुलरली दांतों को ठीक करने वाले को डेंटिस्ट कहते हैं। थैंक यू सो मच। मैं अगर आपकी बात को थोड़े वर्ड्स में लेना चाहूँ तो जिस तरह एक हमारे बॉडी की टेक करने के लिए रेगुलर डॉक्टर होता है, जब हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है दवाई की या वैसे चेकअप की, तो हम एक रेगुलर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब हमारे दांतों को चेकअप की ज़रूरत है तब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। अच्छा, मेरा अगला बिल्कुल। क्वेश्चन जो है वो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आप समझ लें कि कभी कभी दांतों में दर्द होता है, बच्चों के भी हो जाता है, बड़ों के भी होता है। उसकी क्या रीज़न है, क्यों होता है वो। इसके तो वेरियस रीजंस हो सकते हैं, और इसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पर्टिकुलरली ये रीजन किस वजह से है, वन मस्ट गो टू अ डेंटिस्ट। हम्म, बाय लॉ आप यूँ समझ लीजिए कि हम अपनी मेडिसिन में कहते हैं कि जी इसको एक कानून का दर्जा इस बात को देना चाहिए कि एवरी 6 मंथ्स जो हम्म, है वो एक डेंटल विजिट लाजमी है, बच्चे का भी और बड़े का भी। रीजन वाई इज दैट के आने वाले मसले को पहले से डिटेक्ट कर लिया जाए, आने वाली प्रॉब्लम्स का डायग्नोसिस पहले से हो जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली अप्रोच के साथ एक हर 6 महीने एक डेंटिस्ट के पास बच्चे को भी बड़े को भी जाना जरूरी है, ताकि डेंटिस्ट उनको जब कि बहुत थोड़ा सा उनका मसला हो उस वक्त ही उनको उस स्टेज पे ही बता दे, और निप द इविल इन द बड वाला मोटिव जो है वो निप द इविल इन द बड वाली अप्रोच अप्लाई हो जाए कि जी
मसले को बहुत ही छोटी वक्त में ही पकड़ पकड़ कर उसको खत्म कर दिया, उसको इतना बड़ा बनने ही नहीं दिया कि वो दर्द का बायस बन जाता। अब अगर वो तकलीफ का बायस बन चुका है तो उसके बहुत वेरियस रीजन हो सकते हैं, जिसमें से कैविटी है, जिसमें से कोई ऐसा डेंटल डिजीज है, कोई डेंटल एनोमली है, कोई कोई एसोसिएटेड रीजन है जिसकी वजह से अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि वो एक कांस्टेंट पेन कॉज कर रहा है। उसको फिर हम लोग उसके फिर अगर बंदा प्रिवेंशन स्टेज पे आए तब तो बहुत ही माइनर प्रोसीजर्स होते हैं जिनको करके हम पेशेंट को रिलीफ भी दे सकते हैं, फर्दर प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। बट वंस हमारे पास पेशेंट जब तब आता है जबकि उसको बहुत सिवियर पेन हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो प्रिवेंशन वाली स्टेज से या रेस्टोरेशन वाली स्टेज से थोड़ा आगे जा चुका है। उसमें फिर हम लोग हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें रूट कैनाल प्रोसीजर्स हो गया, जिसमें क्राउन प्रोसीजर्स हो गए, जो कि एक रेस्टोरेटिव प्रोसीजर्स तो हैं, बट एक ऐसी कैटेगरी के हैं कि जो रिपेयरेबल टिश्यू, चूंकि दांत जो है वो एक रिपेयरेबल टिश्यू होता है, तो वो एक आप यूँ समझिए इन्वेजिव प्रोसीजर्स हो गए। जबकि माइनर प्रोसीजर्स में हम लोग फिलिंग प्रोसीजर्स हो जाते हैं, फिलिंग ट्रीटमेंट्स कर दिए तो आपने वाइटल पल्प भी जो है वो प्रिजर्व कर दिया और टूथ स्ट्रक्चर भी प्रिजर्व कर दिया। बट फॉर सपोज इतना टूथ डीके हो गया है कि उसका एक सिग्निफिकेंट सरफेस एरिया लॉस्ट हो चुका है, तो फिर हमारे पास प्रोसीजर जो है वो रूट कैनाल प्रोसीजर। सो इट्स अबाउट द स्टेज दैट द पेशेंट कम्स टू द डॉक्टर एट। तो इन सारी स्टेजेस से बचने के लिए सबसे बेस्ट वे तो ये है कि हम अपने दांतों का बहुत ख्याल रखें और छोटी उम्र से रखें, जबकि बच्चे दांत छोटे बच्चे के निकलना शुरू होते हैं लाइक 5-6 मंथ्स 7 मंथ्स की एज से। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इस स्टेज पे अब ये बात बच्चों को दांत कैसे साफ करनी चाहिए इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे हम ये पहले बात कर लेते हैं कि जब बच्चा अभी बेबी है और उसके दांत अभी निकलना शुरू हुए हैं और बिल्कुल अभी वो स्टेज नहीं है जिसपे ब्रशिंग की जाए, तो उसमें आप मदर्स को क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस तरह बच्चों के गम्स की या उनके टीथ की केयर करें? देखें, बच्चों के दांत तब तब से जो नॉर्मल टूथ इरप्शन है वो एट 6 मंथ्स ऑफ द इन्फेंसी स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले अगर दांत होते हैं तो हम उनको नियोनेटल टीथ या कुछ टूथ एनॉमली कहते हैं। मगर जैसे ही बच्चे के दांत आना शुरू हो या उससे भी पहले जब बच्चा बिल्कुल ही प्योरली मदर्स फीट पे है, तब भी हम ये प्रेफर करते हैं, हम ये सजेस्ट करते हैं कि वालिदा जो है बच्चे की या जो भी उसका गार्जियन है वो बच्चे का पैलेट और उसकी जबान और उसके गम्स को जरूर साफ करे। वो थोड़ा सा डैम्प हल्का यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा गीला कपड़ा ही अगर उस पर फेर सके, इस लेवल तक की भी सफाई कर सके, तब भी वो जरूर करे। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा कॉपरेट करने लग जाए, तो फिंगर टूथ ब्रशेज आ गए हैं कि जिससे बच्चे की आप पैलेट क्लीन करें, बच्चे की जबान क्लीन करें और सराउंडिंग गम्स क्लीन करें। रीजन दैट कि जब बच्चा मदर्स फीट पे होता है, मिल्क इज अ वेरी स्टिकी यू कैन से और अ वेरी ग्रीसी सॉर्ट ऑफ लिक्विड, जो कि अपने रेमनेंट्स जरूर छोड़े जाता है पीने के बाद भी। इसीलिए हमारी सुन्नत में भी है कि दूध के बाद हमेशा कुल्ली जरूर अच्छे से करें या सफाई अच्छे से करें, बिकॉज इट ऑलवेज लीव्स अ लेयर ऑफ ग्रीस ऑन द सराउंडिंग टिश्यूज। तो बच्चे के लिए भी ये है कि उसका पैलेट पैलेट तालू वो कहते हैं, जो टॉप फ्लोर ऑफ द माउथ है, रूफ ऑफ द माउथ कह लीजिए, जबान है, फिर वो जो सराउंडिंग गम्स है, उनको किसी दर्जे ही सही मगर क्लीन जरूर करें। मैं इस अप्रोच का मानने वाला हूँ कि हम अगर बड़ी बड़ी बातें पेरेंट्स को बता दें छोटे बच्चों पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो खासी मुश्किल हो जाती हैं और उस मुश्किल में वो चीजें रह जाती हैं। सो रादर मेरी अप्रोच है कि मैं वो थॉट दे दूं कि उन काम को करने के पीछे पर्पस या मोटिव या थॉट क्या होनी चाहिए, सो दैट अगर कोई वो बातों को मानवान मान ना भी सके, उनको प्रैक्टिस में ना भी ला सके, तब भी वो एटलीस्ट उन थॉट्स के मुताबिक कुछ ना कुछ कर सके, ताकि वो एटलीस्ट जीरो से बेहतर हो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाले प्रोसेस में बंदा जो भी कुछ कर सके और एटलीस्ट कुछ कर जरूर ले, ताकि बच्चे के दांतों की, ओरल हाइजीन की, उसके गम्स की प्रोटेक्शन हो सके। बिकॉज जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसमें परफेक्शन होना, उसमें इन चीज़ों का ख्याल होना इंतहाई ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट लीड्स टू इन द फ्यूचर। अब आप ये देखें कि हम अब दुनिया में देख रहे हैं कि इतना कॉमन हो चुका है कि ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर तकरीबन हर बच्चे को कराने पड़ते हैं। वेरेज आप कुछ जनरेशन ही पीछे चले गए तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, या जिस जनरेशन में मैं भी आता हूँ तो हर
हर छठे या सातवें लड़के को शायद लगा होता होगा ब्रेसेस, जो ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर से गुजर रहा हो, मगर बहुत ही कम प्रोपोर्शन हुआ करता था कि एक क्लासरूम में किसी बच्चे को ब्रेसेस लगे हैं। वेयर आज हम देखते हैं कि इट्स लाइक समथिंग नॉर्मल कि हर बच्चे को इस प्रोसेस से गुजरना है। रीजन बीइंग, इसका इसके इसके पीछे रीजन ये है कि हम लोगों ने हार्ड बाइटिंग, हार्ड च्यूइंग छोड़ दिया है। हमारी बॉडीज एक एक प्रोसेस, एक एक फिनोमेना पे चलती हैं जिसे कहते हैं एट्रोफी और हाइपरट्रोफी। एट्रोफी ये कि अगर कोई मसल्स अपना फंक्शन नहीं करेंगे तो वो अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, अपनी स्ट्रेंथ छोड़ देंगे। वेयर एज अगर वो मसल्स तो यूज अच्छी करते एक्टिवेशन में रहेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस में रहेंगे जी, तो दे आर गोना ग्रो बेटर, दे आर गोना परफॉर्म बेटर इन द फ्यूचर। It's opposite of humans and the robots. It's opposite of, I mean, between machines and humans. The more you use the machines, the more they are going to degrade. Whereas the more that you're going to use the human body, it's going to get better. So coming back to what I was saying, if you're not going to chew in a nicer way, or if you're not going to chew the hard objects, your muscles, your facial musculature, your facial skeletal bones are not going to grow as much as they need to grow. And once they do not grow, they would not have the volumetric capacity or the spacious capacity to adjust all the teeth or the teeth in their proper alignment. That is the reason why we do not have a good alignment of the teeth to have which we apply the braces or the orthodontic procedures. So eventually जो forces हमें बचपन में खुद से अपने मुंह में जनरेट करनी होती हैं, वो फिर डेंटिस्ट जो है वो 12-13 साल के बच्चे में फिर वायर्स से जनरेट कर रहा होता है। और वो भी मैंने देखा है कि जब बच्चे की ब्रेसेस उतर जाती हैं तो उसके बाद डॉक्टर्स अक्सर रिटेनर्स बच्चों को कहते हैं पहनने, वो नहीं पहनते तो उनकी वो वापस जी बिल्कुल बिल्कुल रिलैप्स हो जाता है। जी बिल्कुल आपने जो बात बिल्कुल ये बताई रिलैप्स हो जाता है, उसकी वजह ये है जी। खुराक जो होती है वो सॉलिड क्योंकि हम नहीं खाते या उस तरह च्यू करने वाली खुराकें नहीं रही अब, ये रीजन है दांतों के फॉर्म होने की और ब्रेसेस लगने की। और ब्रेसेस दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैट। तो ये एक बहुत Not just that they are expensive, they are very long procedure, जी big tiring procedure। जी 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 बिल्कुल। ये सिर्फ अगर हम अपनी मैं ये ग़िज़ा अर्ज को कर रहा थोड़ा था सा कि ठीक कर लें तो हम इस बहुत सारी जो एक बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। लेट मी सी व्हाट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों की तरफ फिर आते हैं कि बच्चे जब इस एज में आ गए हैं जिसमें अब वो अपने दांत साफ करना खुद शुरू हो गए, लेट्स से पेरेंट्स की सुपरविजन के बगैर, तो आपने देखा है कि बच्चे जाते हैं बाथरूम में, छोटे बच्चे जल्दी से यूं यूं करके ब्रश करके निकल आते हैं। व्हाट वुड यू एडवाइज देम कि वो कितनी देर ब्रश करें? और मैं आपसे कहना चाहूंगी इफ यू हैव आपके पास कोई मॉडल हो जिसमें आप बच्चों को प्रॉपर स्ट्रोक्स से दिखा सकें कि किस तरह ब्रश कहाँ कहाँ करना चाहिए और मुंह के किन किन हिस्सों तक जाना चाहिए, तो आई वुड अप्रिशिएट दैट अगर आप। हाँ जी जरूर। एक तो ये है कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि एक दांत की जो भी सरफेस है, फॉर एग्जांपल जैसे ही मेरा हाथ हुआ, अब इसके एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, पीछे का सरफेस है, आगे का सरफेस है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंटल गेम है, इंसान दांत साफ करते वक्त ये सोचे कि क्या उसने हर दांत का हर एरिया साफ कर लिया है कि नहीं। इतनी अहमियत से, इतनी इतनी सी सिर्फ अहमियत अगर वो अपने हर दांत को दे ले, अपनी ओरल कैविटी को दे ले, तो वो बहुत ज्यादा वो अपनी जिंदगी का बहुत सारा ज्यादा पैसा भी बचाएगा और अपनी हेल्थ भी बचा सकेगा। एक बात तो ये, मैं ब्रशिंग टेक्निक सिखाने से पहले कुछ जनरल बातें जरूर बताना चाहूंगा जो कि एवरीडे लाइफ में एक बच्चे को भी लानी चाहिए अपने और बड़ों को भी अपने लानी चाहिए। वो ये कि हमें ये मिसनोमर है कि ब्रश जो है वो या बहुत सख्त हो या बहुत सॉफ्ट हो, जबकि हाथ जो है वो बहुत रगड़ रगड़ के इस्तेमाल किया जाए, हाथ का प्रेशर बहुत ज्यादा हो, या लोग कहते हैं कि जी ये तो बहुत कीन ब्रशर है, ये तो बहुत ही रगड़ रगड़ के दांत साफ करते हैं। पेरेंट्स जो है वो बहुत प्राउडली अपने बच्चों के बारे में ये बातें बताते हैं या अपने बारे में बताते हैं कि जी मुझे तो बहुत ही क्रेज है दांत साफ रखने का और मैं तो जी रगड़ रगड़ के और बहुत देर तक दांत जो है ब्रश कर रहा होता हूँ। जबकि दोनों एक्सट्रीम्स हार्मफुल हैं। अगर कोई बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव ब्रशिंग कर रहा है तो वो अपने दांतों को एब्रेट कर रहा है,
अपनी ओरल अपने गम्स को रिसीड कर रहा है, अपने अपने गम्स को ट्रॉमा, अपनी ओरल कैविटी को ट्रॉमा दे रहा है। जबकि कोई बहुत सॉफ्ट कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ टाइम भी वेस्ट कर रहा है, पानी भी वेस्ट कर रहा है और टूथपेस्ट भी वेस्ट कर रहा है। तो इसमें हमें एक मीडियम अप्रोच रखनी होगी कि हमारी हैंड फोर्सेस तकरीबन नलिफाई हों या बहुत ही मिनिमम इम्पैक्ट की हों। इसमें ज्यादातर जो रोल प्ले करने का है वो ब्रश के ब्रिसल्स का है। ब्रश के ब्रिसल्स और वो स्ट्रोक जो हैं वो एक्चुअली क्लीनिंग कर रहे हैं, ना कि फोर्सेस। सो एक मीडियम प्रेफर ये किया जाता है कि एक मीडियम ब्रिसल ब्रश हो, मगर वो ब्रश जो है वो आफ्टर 2.5 और 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स बंदा वो ब्रश चेंज कर ले, बिकॉज ब्रिसल्स अपनी स्ट्रेंथ खो देती हैं। थर्ड इज, जैसे मैंने अर्ज किया कि हाथ की फोर्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं ये भी अर्ज करूं कि लोग टूथपेस्ट का भी इसका इस्तेमाल, कुछ लोग बहुत थोड़ा करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा करते हैं। वेयर एज यूं कहा जाता है कि जी एक टी साइज टूथपेस्ट लेनी चाहिए, यानी कि मटर के दाने जितनी। को अच्छी बात, अच्छी टूथपेस्ट भी वो है कि जो है वो जेल फॉर्म में ना हो या स्टिकी फॉर्म में ना हो, सो दैट इट कैन easily circulate. Coming to the point जी, कि मैं वो ब्रशिंग टेक्निक सिखाऊं, मैं ये बता दूं कि ट्वाइस अ डे ब्रश करना इज वेरी मच नेसेसरी। इसमें हम जब ट्वाइस अ डे कहते हैं तो लोग हमें बताते हैं कि हम जी सोने से पहले ब्रश करते हैं और सोने से उठने के बाद, जबकि उसूल ये होना चाहिए कि हम नाश्ता करने के बाद ब्रश करें। क्योंकि अगर हम बाहर खेलने जाते हैं तो हम हाथ धो के खेलने नहीं जाते, मगर ज्यादा जरूरी बात है कि जब हम खेल के घर वापस आए तब हाथ धोएं। तो इसी तरीके से हर खाने के बाद जो है वो अपनी डेंटल हाइजीन इंसान को दांत साफ करने चाहिए। अगर हर बार ब्रश नहीं कर पाता तो एटलीस्ट फ्लॉस जरूर कर ले। फ्लॉस अब बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी और बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्म्स में आने लगा है, जिसको फ्लॉस पिक भी कहा जाता है। उसमें फ्लॉस का छोटा सा धागा होता है प्लस एक हैंडल होता है, जो कि इंसान इजीली कैरी भी कर सकता है, और वो उसको स्वाइप करना अपने दांतों के बीच में बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही कन्वीनियंट भी है और बहुत ही प्रोडक्टिव है। वो बहुत ही एफिशिएंट वे ऑफ क्लीनिंग योर टीथ है। So before one goes to bed, if he can brush, and after he is done with his breakfast, if he can brush, and at least I would suggest to all the viewers that if they can floss once in a day, then that would be wonderful. They would see a massive decline in cavity formations or in other dental problems, which could be as calculus or bad breath. Yeah. So moving on with the brushing techniques, what one should focus is that one should first of all focus small areas of their teeth. For example, if somebody has begun brushing, वो ये सोचे कि जी चलो इस वक्त मैं इस एरिया में हूँ अपने ब्रश करने के, पोस्टीरियर अपने अपर लेफ्ट एरिया में हूँ, अपने आप को कन्फाइन करे शॉर्ट स्पेसेस में, इंस्टेड के वो कह के मैं जल्दी से सारा एरिया क्लियर कर लूँ। सबसे पहले जरूरी बात तो यही, जैसे मैंने अर्ज की थी, कि एक दांत की जितनी भी साइडें हैं, फॉर एग्जांपल एक ये साइड है जहाँ से वो ऑक्लूड करता है नीचे वाले दांत से, इन रिलेशन में आता है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक बीच की साइड है, तो वो सारी साइड्स क्लियर हुई कि नहीं। जब बंदा इस थॉट प्रोसेस के साथ ब्रश करेगा तब ऑलरेडी उसको एक टाइम लग जाना है। देन हमेशा ब्रशिंग जो है वो सर्कुलर मोशंस में होनी चाहिए। हम लोग ब्रश ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे आगे पीछे करते हैं, विच इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। ऊपर नीचे ब्रश करने का नुकसान ये होता है कि गम्स रिसीड कर जाते हैं, गम जैसे कहते हैं मसूड़े चढ़ गए, या मसूड़े जो है वो मेरे मसूड़े चढ़ गए। उससे ये होता है कि फिर दांत बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि नीचे रूट एरियाज होते हैं कि जिसको ये गम्स प्रोटेक्ट किए हुए होते हैं, और रूट एरियाज ही वो होते हैं जो हमें सेंसिटिविटी से बचाते हैं। तो कभी भी ऐसे ऊपर नीचे ब्रश में नहीं करना चाहिए, और ना कभी ऐसा आगे पीछे करना चाहिए, क्योंकि आगे पीछे करने में ही अक्सर ये देखने में आता है कि दांत खिंच जाते हैं। बाकायदा हमें पैटर्न्स नजर आते हैं ब्रशिंग के, जो लोग हार्ड ब्रश करते हैं उनके दांतों में बाकायदा लाइनें लगी हुई होती हैं, लाइनें पड़ी हुई होती हैं, और वो यूं महसूस हो रहा होता है कि जिस तरीके से कोई रगड़ सी लगी हो। सो हमेशा हमेशा सर्कुलर मोशन में ब्रश किया जाए। जब भी सर्कुलर मोशन में ब्रश किया जाएगा हमने ये हमारा मुशाहिदा रहा है कि एब्रेजन और ट्रॉमा के इश्यूज नहीं आए हैं, बिकॉज सर्कुलर मोशन में करते हुए इंसान की इतनी फोर्स नहीं जनरेट होती जो कि वो जिससे वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर सके अपने दांतों के ऊपर।
तो हमेशा सर्कुलर मोशंस में रहे। अच्छा, फिर जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि रूफ ऑफ द माउथ जो कि पैलेट है, हमेशा आखिर में इंसान इसको जरूर साफ करे, इसको इसको लाजमी साफ करे, क्योंकि इसके ऊपर अक्सर जो है वो लेयर्स ऑफ जो भी हमने कुछ खाया है, लेयर ग्रीसी लेयर्स, ऑयली लेयर्स, वो हमेशा इसके ऊपर रह जाती है। जैसे चिकनाई कह लें, खाने की चिकनाई वगैरह, वो हमेशा इसके ऊपर रह जाती है। इसी तरह जबान है कि जबान को इंसान ने जरूर साफ करना है, बिकॉज उधर बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज बैठते हैं। अच्छा, खास तौर पे कि जो नीचे के दांत, नीचे के जो सामने के दांत हैं, उनकी जो पीछे की साइड है, उनको इंसान बहुत अहमियत से, बहुत अच्छे से, बहुत ही गौर से उनको साफ करे, और उनको अक्सर जो है वो आईने में देखते रहे, बिकॉज ये वो साइट है कि जहाँ पर हमेशा सबसे ज्यादा कैलकुलस मिलता है। आप यूं समझिए कि तकरीबन तमाम ही जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके पास अगर वो बेहतरीन दांत साफ रखने वाले हों, अगर वो उनके 99% उनको कोई डेंटल इशू ना हो, मगर यहाँ पर कैलकुलस जरूर होगा। ये वो साइट्स हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा कैलकुलस डिपॉजिट्स होते हैं, तो हमेशा इन साइट्स को बंदा जरूर क्लियर रखे। और तो और हमेशा टू स्टार्ट विथ, फॉर एग्जांपल अगर कोई ये वीडियो सुनने के बाद कल से इन बातों को अमल में लाए तो वह बहुत अच्छा होगा, बट तब ज्यादा अच्छा होगा जब वो एक मरतबा डेंटिस्ट के पास जाके अपनी अपनी दोबारा से, जिसे कहते हैं कि ट्यूनिंग एक बार करा ले, और उसके बाद ये चीजें अमल में लाए। रीजन बीइंग के यहाँ पे जो रेमिनेंट्स होते हैं कैलकुलस के, वो नॉर्मल ब्रश नहीं निकाल सकता है, वो सिर्फ हमारे जो डेंटल के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डेंटिस्ट के पास, सिर्फ वही उनको स्क्रैप ऑफ कर सकता है। सो डेंटल ब्रशिंग टेक्निक में ज्यादा मैं डेप्थ में इसलिए भी नहीं जाऊंगा कि वो ज्यादा बातें सोचने के बाद यूँ होता है कि इंसान इसको, इस टास्क को इतना डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड महसूस करता है कि वो फिर वो चीजें रह जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ मोटिव इंसान ये देखे कि जो भी जितनी भी साइड्स ऑफ द टीथ हैं, स्पेशली ये बात के अक्सर लोगों को देखने में आया है कि सारे दांत बहुत अच्छे होते हैं, मगर आखिर के दांतों में हमेशा मसाला आते हैं। कोई इस बात को गौर नहीं करता कि आखिर तक मेरा मतलब कि टूथब्रश ब्रश का या आखिर कि तक नहीं। पहुंचना जो है वो बहुत जरूरी पहुंचना है। इंतहाई जरूरी होता है कि मैंने आखिरी दांत की भी सब सब मैंने वॉल्स क्लियर कर ली हैं कि नहीं। एंड फॉर द इंटरडेंटल स्पेसेस द बेस्ट थिंग इज द फ्लॉस। वन यू टेक द फ्लॉस वंस अ डे, आई वुड से, एक बार ही सही, रात में सोने से पहले ही सही, मगर अपने हर दांत के बीच की जगह पे, इसके बीच का, इसका बीच का, इसका बीच का, इसका बीच का, एक एक मरतबा अगर आपने स्वाइप कर दिया, जो कोई भी डेबरी उसमें बैठा हुआ होगा सारे दिन का, वो एक मरतबा निकल गया। So inshallah, I can guarantee you on a normal basis, a person would not have any dental issues, any major dental issues you can say. अब वाटर इनटेक इसमें हमेशा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। वाटर इनटेक हर चीज के लिए जैसे नेसेसरी है, वैसे इसके लिए भी नेसेसरी है कि वो सलाइवा सलाइवा अगर किसी के मुंह में यूं महसूस करके, मेरा मुंह बहुत ड्राई रहता है, तो वो बहुत ससेप्टेबल है केरीज कॉज होने में। इन ही मसाइल के लिए कहा जाता है कि जी आप जरूर अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, ताकि वो कोई अंडरलाइंग कॉज देख सके जो कि आपको कभी समझ ना आ रहा हो, वो इसको डायग्नोज कर सके। प्लस फॉर ब्लीडिंग गम्स कहा जाता है कि विटामिन सी डेफिशिएंसी जो है वो गम्स क्या डिजीजेस कॉज कर सकती है। so, विटामिन इनटेक इंसान की बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, जिससे उसकी बोन्स अच्छी रहती है, उसके गम्स अच्छे रहते हैं। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स इन जनरल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जो है वो यूज़फुल है। आई होप कि हमारे व्यूअर्स इसको समझें और इन पे अमल करें। एक आखिरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो मैं भी जब छोटी थी मैं बहुत कैंडीज खाती थी, और किड्स लव कैंडीज, ये वो चीज़ है, चॉकलेट कैंडीज किसी बच्चे को आप रोक नहीं सकते इससे। एंड आई नो कि वो मीठा ज्यादा जो है वो दांतों का डैमेज करता है, स्टिकी। इसमें आप बच्चों को क्या? सबसे पहले तो मैं एक उसूल ये बता दूं कि a dental caries is not caused overnight. It takes months and months and years to cause a dental caries. So सबसे ज्यादा जरूरी बात इसमें यह है कि प्रॉपर ब्रशिंग हो, अच्छी क्लींजिंग हो। एक मैं बात पिछले उसमें आंसर में देना भूल गया, वो ये कि नेचुरल क्लींजिंग के लिए च्यूइंग है, गुड च्यूइंग जो है वो एक नेचुरल क्लींजर है। अगर इंसान बोलस एक निवाला जो है वो अच्छे से मुंह में सर्कुलेट कर करके खाए, तो च्यूइंग इज अ नेचुरल क्लींजर, नंबर वन। नंबर टू इज कि स्टिकी फूड्स जो है वो ज्यादा चीनी वाली चीजें या स्टिकी फूड्स असल में दांतों को डिस्ट्रॉय नहीं करते, मगर सफाई में लैग करना डिस्ट्रॉय कर जाता है। सो अगर किसी की ये हैबिट है कि वो स्टिकी फूड्स
स्टिकी कैंडीज वगैरह ज्यादा खा रहा है या मीठा ज्यादा खाने का शौकीन है, तो फिर वो इस बात को लाजिम अपने ऊपर कर ले कि वो अच्छे से फिर सफाई रखे। उसकी वालदा इस बात का बहुत ख्याल रखें कि बच्चे के लाजमी रात सोने से पहले जो है वो अच्छे से दांत साफ हो चुके हैं, बिकॉज डेंटल केरीज इज बेसिकली अ केमिकल टीके। ये पीएच लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब रात बच्चा उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के साथ मुंह में लेके सो गया, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और वो सारे केमिकल फ्लोरा को, केमिकल एनवायरनमेंट को एक अच्छा खासा स्पैन मिल जाता है अपना रिएक्शंस करने का। सो मेक श्योर कि रात सोने से पहले, बच्चे के सोने से पहले वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसके दांत साफ होना, कोई भी रेमिनेंट्स उसके मुंह में ना हो। एक यहाँ पे जिमनन बात अर्ज करता चलूं कि माएँ जो है वो दूध में वो चीनी मिला देती हैं या ऐसी चीजें मिला देती हैं जिससे वो चाहती हैं कि दूध थोड़ा बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बन जाए। सो ये एक बहुत ज्यादा शुगर इनटेक बढ़ा भी देता है, जो कि वेट लॉस, आई मीन वेट गेन और इस किस्म के इश्यूज कॉज करता है, नंबर वन। नंबर टू, ये डेंटल इश्यूज भी बहुत ज्यादा कॉज करता है। और अगर ये, मैं फिर वही बात कि अगर इसका इनटेक है भी सही, तब भी क्लिनजिंग अच्छी होनी चाहिए। कुछ ओरल हैबिट्स, जैसे बच्चे नाखून चबाते हैं या अंगूठा मुंह में रखते हैं, ये सारी वो हैबिट्स हैं जो कि इन द लॉन्गर रन कभी मस्कुलर फॉर्मेशन में या कभी दांतों के हेल्थ में जो है वो बच्चों को नुकसान दे देती हैं। तो पेरेंट्स को इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि कभी बच्चा जो है नाखून ना चबा रहा हो या अंगूठा मुंह में बहुत अरसे ना रखे। खास तौर पे छोटे बच्चों को जो है वो रात मुंह में बोतल दे दी जाती है कि वो सोता रहे, और वो रैम्पेंट के दूध का रात में छोड़ना, बोतल बच्चा मुंह में लगाए रखे, ये एक रैम्पेंट कैरी। सारे के सारे दांत अक्सर बच्चे ऐसे आते हैं कि जी मुंह के सारे दांत ही खराब हैं, जी ऐसा कैसे हो गया, तो हम बता दीजिए जी ऐसा हो गया क्योंकि ये रात बोतल रख के सोता है। उससे एक नुकसान तो ये होता है कि जी सारे के सारे दांत बर्बाद हो गए। दूसरी बात देखिए, जब एक चीज मुंह के अंदर डेवलपिंग स्टेज में जो कि बच्चे की होती है, बच्चा एक डेवलपिंग स्टेज में होता है, मस्कुलेचर बनना है, बोन फॉर्मेशन होनी है, उस प्रोसेस में, जो कि प्रोसेस हर वक्त चल रहा है, जैसे नाखून रोग बढ़ रहे हैं, बाल रोग बढ़ रहे हैं, उस तरह बच्चे की बोन फॉर्मेशन डेवलपमेंट स्टेजेस हर वक्त चल रही होती हैं। उसमें अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इस चीज में चला जाए कि जी मुंह में बोतल है, तो वो फिर बच्चा ओपन माउथ ब्रीथर होता है। उसका आप देखेंगे मुंह सही से बंद नहीं होता होगा, ओपन ओपन माउथ ब्रीथिंग करता होगा। फिर उसको हम डेंटल डिफॉर्मिटीज में जो है वो हम लोग उसको ब्रेसेस से क्योर करने की कोशिश करते हैं उसको। काफी ऑर्थोग्नेटिक प्रोसीजर्स हैं, फेशियल मैक्सिलरी प्रोसीजर्स हैं, जिससे फिर हम ये डेंटल बोन डिफॉर्मिटीज वगैरह हम ठीक करने की बाद में कोशिश करते हैं। मगर सबसे बेस्ट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की अप्रोच है कि ऐसी कोई भी हैबिट्स ना हो जो कि बच्चे को फिर इतना सिग्निफिकेंट नुकसान दे दे। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी वेलकम। बातें बहुत इंसाइटफुल हैं और बड़ी मेहरबानी। बहुत सारी ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पहले पता थी। और आई होप इसी तरह जैसे जैसे जो स्टिकी फूड्स का तस्करा है, उसी तरह फजी ड्रिंक्स का भी तस्करा है। बच्चों को फजी ड्रिंक्स तो मेरे ख्याल में स्टिकी फूड से ज्यादा नुकसान है, बिकॉज वो उसी वक्त जो है केमिकल रिएक्शन, इंटेंस किस्म का केमिकल रिएक्शन जो वो दांतों पर कॉज करते हैं। और उससे नुकसानदेह बात ये होती है कि वो मुंह में जब फजी ड्रिंक्स के रेमिनेंट्स हों और बच्चा उसी के ऊपर ब्रश कर ले, तो आप एक तरीके से जहर दांतों पे लगा हुआ है और आपने उसको ज्यादा घिस दिया, तो वो और एब्रेट कर देगा। अच्छे से जब भी फजी ड्रिंक पी है तो जो है वो, एक तो फजी ड्रिंक्स बच्चा, स्टिकी फूड्स का शायद मैं कुछ परसेंटेज अलाउ कर दूं ताकि उसके बाद वो सफाई अच्छी कर ले, मगर फजी ड्रिंक्स के मैं ओपन में वाकई एक कट डाउन कहूंगा कि क्योंकि वो इमिजिएटली एब्रेट करती हैं दांत को, और बच्चा इतना ज्यादा पीता है कि वो डिस्कलरेशन करती हैं दांतों की, दांतों को एब्रेट करती हैं। और फिर अक्सर हम ये देखने को मिलता है कि जी फजी ड्रिंक्स पिया हुआ बच्चा होता है और कहते हैं कि उसी के ऊपर हमने ब्रश करा देता ताकि साफ हो जाए और बच्चा हो जाए, तो वो लेने के देने हो जाते हैं कि वो मजीद नुकसान एक कॉज कर जाता है। तो फजी ड्रिंक्स बच्चों पर बिल्कुल कट डाउन कीजिए, और उनकी ये एज भी नहीं है, डेवलपमेंटल एजेस में बोन को स्ट्रेंथन करने की चीजें देनी चाहिए, जैसे कि दूध वगैरह। फजी ड्रिंक्स बच्चों के फिर ये बोन फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं। बाकी हम बात कर रहे थे जब कि आपने कहा कि बच्चा बाथरूम में जाता है और नल का खोल के जो है जी बहुत देर लगा देता है, तो उसमें एक बात का और ख्याल रखें जो कि ज़िम्मन में बात अर्ज करूंगा कि जी पानी जो है वो हमारे दीन में भी, हुजूर का फरमान है कि अगर बहती हुई नदी के पास भी हो तब भी पानी ज़ाया नहीं करना। तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जी नल का अगर थोड़ा सा भी खोलें तब भी उसमें से पानी आता है और इतना सफिशिएंट आता है कि काम हो जाए। हम यहाँ पे देखते हैं नल का खोला होता है और जो ब्रश हो रहा होता है,
और इतने पानी का नुकसान हो जाता है, ना दांतों की कोई सेहत बन पाती है, ना और किस्म के मसाले होते। तो दुनिया तो वाटर स्कार्सिटी की तरफ जा रही है, और बहुत जरूरी है कि हम इन बातों के भी नल से कोई, यानी कि मद्देनजर आप रखें। पानी तब खोलने जब आपने पहले ब्रश को गीला करना है और उसके बाद बंद कर जी दें, जी फिर जी आपने जी। रिंस कर मजीद मजीद ये कि अमूमी तौर पर भी अगर थोड़ा सा भी, हमने ये देखा कि नल हमेशा पूरा खोला जाता है। तो हालांकि अगर गौर किया जाए, नल थोड़ा सा भी खोलें तब भी पानी उसमें से आना शुरू हो जाता है। ये एक अजीब दुनिया का कॉन्सेप्ट है कि पूरा नल खोलें और पूरे पानी का फ्लो लें, हालांकि काम जो शायद थोड़े से उससे भी हो जाता हो। ये एक थैंक यू ज़िमनन सो बात थी जो मच मैंने आपके सोचा कि टाइम का, आपने इतनी यूजफुल मेरे बताएं। मेरी खुश नसीबी, ठीक है, मेरी खुश नसीबी, मेरी खुश नसीबी। खैर जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स अगेन। आई होप कि आपको आज की गुफ्तगू डॉक्टर अरीब साहब के साथ बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत तफसील से हमें कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनमें ऑनेस्टली मुझे खुद भी कई बातों का पहले नहीं पता था। तो जो बातें भी हमने उनसे सीखी हैं उसमें दो चार बातें मैं उनको सम अप करने के लिए ये कहूँगी कि नंबर वन तो उन्होंने ये कहा है कि जो जब बच्चे ग्रो हो रहे, तरह बच्चों की बाकी मसल्स और बोन्स ग्रो हो रही होती हैं, इसी तरह उनके जो मुंह के मसल्स यानी गाम्स और उसके अंदर दांत हैं ग्रो हो रहे होते हैं। तो आप इस टाइम में, इस एज में जब बच्चों को ऐसे फूड्स दें जो च्यू करने वाले हैं, यानी कि चबा के खाने वाले हैं और सख्त फूड्स हैं, तो उनके मसल्स की और टीथ की ग्रोथ स्ट्रांग होती है। एक बात उन्होंने ये मेंशन की थी कि जो बहुत ज़्यादा बच्चों के दांतों का टेढ़ा होना और फिर ब्रेसेस लगना जो है, ये पहले कॉमन नहीं था इतना जितना कि अब हो गया। जैसे हर दूसरे तीसरे बच्चे को ब्रेसेस लगती हैं। और ये भी आपको पता है कि चूंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हेल्थ केयर का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, वहाँ पे जो भी लगवा सकता है उसको अपनी पॉकेट से लगवानी पड़ती है, और ये इनका खर्चा लाखों में आता है। तो अगर आप गौर करें तो इस थोड़ी सी एहतियात जो बचपन में एज अ पेरेंट आप कर सकते हैं, एज अ बच्चे खुद तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत छोटे हैं। तो आप उनको ऐसी गजाएं खाने को दें, जैसे कच्ची सब्जियां होती हैं, एप्पल होता है, जो खाएं, बाइट लेके खाएं और उसको च्यू करें। क्योंकि अब वो टाइम आ गया कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जब हमारी जिंदगियों में फास्ट फूड, मैदा, डबल रोटियां, बर्गर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम है। और जैसे पहले ज़माने में लोग रॉ फूड खाते थे, उस तरह का अब रिवाज नहीं रहा। तो उसके असरात हम अब अपने दांतों पे भी देख रहे हैं, जिस तरह की बाकी सेहत में देखते हैं। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप फ्यूचर से मतलब है जब 12-13 साल का बच्चा होता है, जब दांत सारे ग्रो हो जाते हैं, तो देन डेंटिस्ट रिकमेंड के जी अब कुछ बच्चों को ब्रेसेस लगनी चाहिए। तो आप कई लाख के खर्चे से बच सकते हैं अगर आप उससे पहले, जब बच्चे के दांत निकल रहे हैं यानी, तो उसमें उनको होल फूड्स और हार्ड फूड्स खाने को दें और च्यू करने को कहें। एक ये बात होगी। दूसरा, उन्होंने ये बात की थी कि जो बॉटल की निपल, जो बॉटल पीते हैं बच्चे, उनकी अक्सर कुछ लोग समझते हैं कि जो मुंह में बॉटल छोड़ दो और उसको बच्चा सो जाता है, तो वो उसी तरह फिर उसका मुंह अगर सारी रात एक होल की शक्ल में खुला रहेगा तो फिर उसी तरह उसके मसल्स ग्रो होंगे। मैं खुद से यहाँ पे ये एडअप करना चाहूंगी कि एक और चीज़ जिसको पैसिफायर कहते हैं और हमारे मुल्क में उसको अक्सर चूसनी कहा जाता है, वो अक्सर माएँ बच्चों के मुंह में डाल देती हैं। जैसे बच्चा थोड़ा सा रोया, मुंह में चूसनी डाल दी, उसका फायदा बिल्कुल कोई नहीं है, तो उसका नुकसान बहुत बड़ा है। और नुकसान ये है कि आपका बच्चा जब अभी वो बच्चा है और उसके मुंह के और मसल्स ग्रो हो रहे हैं, तो आपने अगर उसके मुंह में कैसी चीजें डालें जो उसकी जॉ की जो फॉर्मेशन है ना, ये वाला, ये सारा इसको भी खराब कर देती है। तो बॉटम लाइन इस पूरी गुफ्तगू की ये थी कि जो डेंटल केयर है वो एक ऑन गोइंग चीज़ है जो कि बचपन से शुरू होती है और लाइफ लॉन्ग है। अगर आप अपने दांतों को थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ी सी एहतियात करें, थोड़ा सा सफाई का ख्याल रखें, तो ना सिर्फ ये कि आप बहुत सारी दांतों की प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं, बल्कि आपके दांत लंबा अरसा आपके साथ चलेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड एक पहली वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी 2 दिन पहले, जिसका नाम है हेल्दी हैबिट्स, ब्रश योर टीथ।
तो वो वीडियो मैंने बनाई थी एक बुक की शक्ल में, जो कि 2 लैंग्वेजेस में लिखी गई है, इंग्लिश में और उर्दू में, और उस पर मैंने वॉइस ओवर भी किया है। उसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ, और इसके आपका जो एंड कार्ड है उसके ऊपर भी डाल दूंगी। तो उसको भी देखिए, पढ़िए अपने बच्चों के साथ, और इन सारी बातों पे अमल करने की कोशिश करें, मैं और आप सब मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।